तो जितने भी रॉकेट हैं, जितने भी वायुयान हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन सभी का वेग 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। 11.2 किमी प्रति सेकंड, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मतलब कि पलायन वेग भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मतलब कि पलायन वेग कितना होता है? क्या होता है? पलायन वेग कितना होता है? तो पलायन वेग का मान कितना होता है? हेलो, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देखिए उन सभी वीडियो को। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से आने वाले हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नंगी आँखों से हम कितने ग्रह को देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का जो एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपको ऑप्शन डी होगा, यानी 5। यानी हम नंगी आँखों से 5 ग्रह को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी बृहस्पति। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी आप बोल सकते हैं कि प्लूटो जो है वो सबसे दूर स्थित ग्रह है सौरमंडल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन ए बी बल का, ऑप्शन सी शक्ति का, ऑप्शन डी कार्य का। तो आप सभी को पता ही होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। अगला क्वेश्चन दिया है, एक न्यूमेरिकल है। एक 20 केजी का द्रव्यमान जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, एक 5 किलोग्राम के स्थिर द्रव्यमान से टकराता है, तो टकराने पर दोनों द्रव्यमान चिपक जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 800 जूल, ऑप्शन बी 1200 जूल, ऑप्शन सी 400 जूल, ऑप्शन डी 1600 जूल। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ही होगा, यानी 800 जूल। इसका जो भी मतलब जो उसका आंसर है वो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो में सब कुछ देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि नियत त्वरण जिसे नीचे उतरती लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी टी इजिकल टू 2 पाई, ऑप्शन डी टी बराबर 4 पाई। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी अनंत। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि साबुन की एक फिल्म के आकार को 10 सेमी इंटू 6 सेमी से बढ़ाकर 10 सेमी इंटू 11 सेमी किया जाता है, तो उसे मतलब करने में 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल कार्य करना पड़ता है। ये डब्लू का मान दिया है कार्य। तो हमें क्या बताना, उस फिल्म का हमें मतलब कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है, ठीक। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपको ऑप्शन सी आएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन प्रति मीटर। इसका फुल आंसर डिटेल में नीचे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्रुवण के कारण सरल सेल का विभवांतर। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी बढ़ता भी है घटता भी है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, हमेशा क्या होता है, घटता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए काल वेग ग्राफ के अनुसार पहले 4 सेकंड में वस्तु की तय की गई दूरी है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 40 मीटर। इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन डी 40 मीटर। इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसका भी आंसर आपको नीचे एक्सप्लेन दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सेकंड लोलक का दोलन काल होता है। तो ऑप्शन ए 2 सेकंड,
ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 8 सेकंड, ऑप्शन डी 10 सेकंड। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी 2 सेकंड। यानी जो सेकंड लोलक का दोलन काल 2 सेकंड का ही होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यह वक्तव्य है। ऑप्शन ए न्यूटन के शीतलन नियम का, ऑप्शन बी डाल्टन के नियम का, ऑप्शन सी किरचॉफ के नियम का, ऑप्शन डी स्टीफन के नियम का। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए न्यूटन के शीतलन नियम का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी तापांतर, ऑप्शन सी चालकता और ऑप्शन डी आप कह सकते हैं विकिरण। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी विकिरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तब खर्च हो सकती है, यानी आपको बताना है कितनी शक्ति खर्च होगी। तो इसका ऑप्शन दिया है कि 50 वाट, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 150 वाट, ऑप्शन डी 75 वाट। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 50 वाट। इसका भी जो इसके आंसर की व्याख्या है वो भी आपको नीचे समझाई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल हैं उन सभी की व्याख्या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाई अक्ष पर सेंटीग्रेड और एक्स अक्ष पर संगत फ़ारेनहाइट को लेकर ग्राफ अंकित किया गया है। यह है एक, ऑप्शन ए परवलय है, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी सरल रेखा, ऑप्शन डी वृत्त। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी सरल रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन दिया गया है बर्फ का पानी में बदलना है एक रासायनिक परिवर्तन या परमाणु परिवर्तन या वैद्युत परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है ये भौतिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि ये क्या है फिजिक्स है। तो फिजिक्स में जाहिर सी बात है कि ना ही रसायन होगा और ना ही परमाणविक होगा और ना ही विद्युत। तो आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ का पानी में बदलना जो होगा वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि परम ताप किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 273.15 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 210 डिग्री। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी माइनस का 273.15 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अभिसारी लेंस का प्रयोग एक प्रतिबिंब में किया जाना है। इसका आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए 3F, ऑप्शन बी 4F, ऑप्शन सी 8F, ऑप्शन डी 12F। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 3F। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 3 जूल, ऑप्शन बी 4 जूल, ऑप्शन सी 5 जूल, ऑप्शन डी 12 जूल। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 5 जूल। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। जो ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं इसीलिए ये सभी इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये है। और आप सभी के जो भी कमेंट आते हैं मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, तो आप ये टेंशन ना लें कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँगा। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी भ्रम मत रखना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना है तो कितना वेग आवश्यक होगा। तो जितने भी रॉकेट हैं, जितने भी वायुयान हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं उन सभी का वेग 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। 11.2 किमी प्रति सेकंड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मतलब कि पलायन वेग भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मतलब कि पलायन वेग कितना होता है, क्या होता है, पलायन वेग कितना होता है। तो पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किमी प्रति सेकंड। ये आपका सही होगा। चाहे तो पलायन वेग आ जाए या
कुछ इस प्रकार से पूछ ले। देखिए उसकी इच्छा है वो किस प्रकार से पूछता है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, 11.2 किमी प्रति सेकंड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का 2% ह्रास होता है। ऑप्शन ए 64 किमी, ऑप्शन बी 122 किमी, ऑप्शन सी 12 किमी, ऑप्शन डी 32 km। तो आपका सही आंसर होने वाला है 64 km यानी 64 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक साधारण लोलक के वोव के वेग की उसकी माध्य अवस्था पर गणना कीजिए यदि वो 10 सेमी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। तो हमें क्या निकालना है, उसका माध्य अवस्था। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3.34 किमी प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 2.54 किमी प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन डी सही होने वाला है यानी 1.40 मीटर प्रति सेकंड। इसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो कि पूरी व्याख्या सही उत्तर जानने के लिए नीचे देखिए, मतलब नीचे दिखाएंगे अभी आपको हम, टेंशन की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक बस चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह उदाहरण है किसका, न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम का, और न्यूटन के किस नियम का नहीं। तो जाहिर सी बात है जब बस चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता हुआ, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी जब आप बस में बैठे होंगे। तो ये जो होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से होता है। क्योंकि इस देखिए इसका एक उदाहरण और भी हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए चादर है, ठीक, अगर चादर में धूल के कण हैं उसी प्रकार से हम हैं। अगर हम बस में बैठे हैं तो हम एक स्थिर अवस्था में, क्या है, स्थिर अवस्था में, लेकिन बस जब मतलब कि चलेगी तो वह क्या होगी, वो गतिमान अवस्था में कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है जब हम स्थिर अवस्था में और कोई गतिमान अवस्था में होगा तो हमें तो बदलाव होगा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम पीछे की ओर मतलब पीछे की ओर धक्का लगेगा और बस आगे की ओर जाएगी। और जब बस का मतलब कि ब्रेक लगेगा, ऐसी स्थिति में हम आगे की ओर धकेलेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया कि दो डंबल के जोड़े को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी गोलीय, ऑप्शन सी वृत्तीय, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो डंबल होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए क्या होगी, गोलीय ध्वनि उत्पन्न होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है। ऑप्शन ए बल की दिशा, ऑप्शन सी विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी ये सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी हमें ज्ञात होते हैं। बल की दिशा भी प्राप्त हो जाती है हमारे पास, विद्युत धारा की दिशा भी हमें मिल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी मिल जाती है, और इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी उतना ही रहेगा। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यानी 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 24वां क्वेश्चन, नहीं 25वां क्वेश्चन। 8 किलोग्राम की एक बंदूक से 20 किलोग्राम की एक बुलेट 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ निकलती है, तो बंदूक की वापसी के वेग की गणना करो। जब जाहिर सी बात है जब बंदूक से गोली निकलेगी तो बंदूक पीछे की ओर हटेगी, तो वो कितने वेग से पीछे की ओर हटेगी। ऑप्शन ए -1 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी -1 km प्रति सेकंड, ऑप्शन सी -2 km प्रति सेकंड, ऑप्शन डी -2 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए -1 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ऑप्शन ए लंबवत तरंगे, ऑप्शन बी देशांतर तरंगे, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तरंगे। और ये एग्जाम में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे इग्नोर मत करना। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक एवं बड़ा होगा, ऑप्शन सी काल्पनिक और छोटा होगा, ऑप्शन डी वास्तविक एवं बड़ा होगा। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी काल्पनिक एवं बड़ा होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, तो सर ये आपको नीचे बताया जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। एक वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी, तो ये क्या दिया है, एफ का मान दिया है। क्या दिया है, एफ का मान कितना दिया, 15। उत्तल लेंस के सामने, तो ये क्या उत्तल लेंस के सामने रखी है, तो ये क्या दिया है, यू का मान दिया है। क्या दिया है, यू का मान। दूरी पर तो प्रतिबिंब, आपको वी का मान निकालना है। जब आप वी का मान निकालेंगे, अब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में कौन सा मान ऋणात्मक रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवतल लेंस में यानी क्या रहता है, अवतल में सारे मान यानी एफ यू वी तीनों किसके रहते हैं, माइनस के रहते हैं। लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं है, उत्तल में ओनली यू का मान माइनस में रहता है, यू का मान, बाकी एफ का मान प्लस में रहता है और वी का मान भी प्लस में रहता है। अब यहाँ पर वी का मान जो आएगा उस हिसाब से निर्णय होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा, ये आपको नीचे सिद्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि द्रव्यमान x और y के नाभिक संलयंत होकर यानी आपस में जुड़कर एक द्रव्यमान m का एक नाभिक बनाते हैं, इसमें कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, तब कौन सी समीकरण सही होगी। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही समीकरण होगी, यानी x प्लस वाई बड़ा होगा m से। ठीक है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन m। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी हैं। ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी नॉन। देखिए सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके आसपास में क्या कर रहा है, प्रदूषण जो फैला रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस को जो मतलब कि प्रभावित कर रहा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो परमाणवीय फाइल में ईंधन है पेट्रोलियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, सोडियम। तो आपका सही आंसर होने वाला है यूरेनियम। परमाणुय मतलब परमाणु के अंदर जो ईंधन उपयुक्त होता है वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि खतरनाक है, ताकि जितने भी बम बनते हैं उन सभी में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। जितने भी मतलब कि परमाणु एटम बम होते हैं उन सभी में यूरेनियम। चलिए, तो आज की ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन का। तो फुल एक्सप्लेनेशन किया गया ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फुल न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखो पीछे क्वेश्चन था, बताया गया था कि गतिशील पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम। इसे हमने m1 मान लिया, तो m1 का मान हमने लिखा 20 kg और वेग दिया है v1 का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड। स्थिर पिंड का द्रव्यमान हमने m2 मान लिया और वेग को हमने v2 मान लिया। गतिशील पिंड का संवेग जो होता है वो m1 v1 होता है। यहाँ से मान रख के निकाला तो 200 km प्रति सेकेंड आ गया। आने के बाद में आगे हमने स्थिर पिंड का संवेग निकाल लिया m2 v2। यहाँ से निकालने के बाद में संयुक्त निकाय का संवेग, दोनों को हमने क्या करा, मतलब संयुक्त निकाय पूरे निकाय का संवेग निकाल लिया। निकालने के लिए संवेग संरक्षण के नियम से दोनों को हमने बराबर में रख दिया। यहाँ से हमें v का मान मिल गया, कितना मिल गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब संयुक्त पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल दी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। यहाँ पर हमने मान रख दिया, हमें क्या आ गया, 800 जूल मिल गया। क्या मिल गया, गतिज ऊर्जा का मान। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आपका कमेंट का पूरे जिम्मेदारी से रिप्लाई दिया जाएगा। आप पढ़ेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, तो आप पढ़िए, नाम अपने माता पिता का भी रोशन करिए और अपना भी रोशन करिए। चलिए, अब 5वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि त्वरण पूरा बताया गया है कि अनंत क्यों होगा। तो मतलब पहले हमने जो सूत्र होता है z माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू z माइनस जी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने जो सूत्र लगाया है वो ये लगाया है t इज इक्वल टू आवर्तकाल वाला, t इज इक्वल टू 2π√L/z। ठीक, z का मान 0 लिया है हमने और यहाँ पर मतलब t इज इक्वल टू 2π√L/z हो गया और इसकी जगह
ये जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की ज़ीरो से हम भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता नहीं आता है। सपोज़ दैट अगर 4/0 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे या ज़ीरो लिखेंगे, अनंत ही आएगा। जब किसी संख्या की ज़ीरो से भाग दी जाती है ऐसी स्थिति में अनंत आता है। तो सर ये क्या आ गया, अनंत आ गया। और जब अनंत की गुणा 2 होगी तो क्या आ जाएगा, अनंत ही तो आएगा। तो t इज़ इक्वल टू क्या आ गया, अनंत। यही क्या है, इसका आंसर है सर, क्या है आंसर, t इज़ इक्वल टू अनंत। अगला देखेंगे हम, छठा क्वेश्चन भी दिया गया है, पूरा सूत्र के साथ समझाया गया है। W इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू डेल ए। प्रश्न तनाव का सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप इसमें मान पुट करके सॉल्विंग कर सको। तो हमारा आंसर भी आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको प्रारंभिक वेग दिया है और अंतिम वेग दिया है, समय दिया है, त्वरण का मान निकालेंगे। निकालने के बाद में तय की गई दूरी निकालेंगे, यानी एस का मान निकालेंगे। सूत्र आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूरा मान आ जाएगा आपका 40 मीटर, आपका आंसर भी आ जाएगा। दूरी कितनी आएगी, 40 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सॉल्व किया गया है। इसी प्रकार से 14वां मैंने बताया था अभी आपको, बर्फ़ का पानी में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी से बर्फ़ भी बन सकता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पूरा सूत्र के माध्यम से बताया गया है। देखो एफ यू भी निकाला है तो 3F इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन भी बताया गया है। 17वें के बाद में हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, तो एच का मान निकल चुका है। ऐसे 20वां क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 21वां क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब बस चलना प्रारंभ होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो अभी हमने समझा भी दिया था आपको ऊपर। इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। 25वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर समझाया गया है। बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।